तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वथनांक में उन्नयन हम लोग बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। तो दोस्तों अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था। ये किस चिड़िया का नाम है और कुछ तो लोचा हुआ था जिसके कारण से अणुसंख्य गुणधर्म निकल कर आया था। किस में लोचा हुआ था? विलायक में हुआ था। तो व्हाट वाज दैट लोचा? आप जाइए इससे पहले वाले वीडियो में देखिए। अब यहाँ से हम लोग आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, जो कि आवर सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, पहले तो हम आपको सिखाते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे कि जब कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों ये डेफिनेशन तो कोई भी बोल सकता है, वेदर द पर्सन नोज केमिस्ट्री और नॉट। बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट यू मस्ट टू नो साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का? दोस्तों देखिए, जब हम क्या करते हैं किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में हम क्या करते हैं, किसी भी द्रव को लेते हैं दोस्तों और नीचे से लगाते हैं लुक्की। ये लगा दिया। अब ये होने लगे गर्म। अब यहाँ से वाष्प बनेगा और वायुमंडल की तरफ जाएगा। लेकिन आपको पता है हमारे ऊपर एक वायुमंडलीय दाब हमेशा काम करता है। हमेशा एक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। तो इसको क्या करेगा दोस्तों? दबा के रखेगा। मतलब यहाँ से जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊर्जा लेके ऊपर जाना चाहेंगे, उसे वायुमंडलीय दाब क्या करेगा? दबा के रखेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये मॉलिक्यूल की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और ये वायुमंडल में विलीन हो जाएगा, चला जाएगा। और वो कब होगा? जब यह वायुमंडलीय दाब और यहाँ से बनने वाला वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के दोस्तों। तब क्या कहेंगे कि वह निश्चितता जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, वह निश्चितता जिस पर किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह ताप सभी द्रव के लिए अलग होता है। जैसे कि हमारे जल के लिए क्या होता है? 100 डिग्री होता है। इसका मतलब 100 डिग्री पर पहले तो धीरे धीरे क्या होगा? वाष्प बनना शुरू होगा, पानी में शुरू होगा, ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन उसे वायुमंडलीय दाब दबाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा वायुमंडलीय दाब के दाब को तोड़ के हमारा वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्वथन होना शुरू हो जाएगा। तो वह निश्चितता जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव है, अर्थात कोई विलायक है, उसमें हमने अवाष्पशील मतलब न वाष्प बनाने वाला कोई विलेय को मिला दिया दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि अब हमारा जो पहले विलायक था उसका एक तो कुछ तो क्या क्वथनांक था, उसका क्वथनांक था। लेट्स ड्रा वन सेकेंड। हमारे ये जो हमारा विलायक था, इसका क्या था? कोई तो एक निश्चित टेम्परेचर था जिस पर क्या होता था? बॉयल होता था। परंतु व्हेन वी एडेड सम नॉन वोलेटाइल, मतलब कुछ अवाष्पशील विलेय को हमने क्या कर दिया? इसमें डाल दिया। अब उससे क्या होगा कि यह विलेय इसको पहले भी दोस्तों मैंने बताया आपको, यह विलेय सतह पर आ जाएगा। सतह पर आएगा तो यह तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है। जैसे पानी में चीनी को मिला तो चीनी तो उड़ेगी नहीं,
ऊपर जाएगी नहीं। तो ये अवाष्पशील होने के कारण से, नमक को डाल दिया तो नमक अवाष्पशील होने के कारण से विलयन है तो पूरे भाग में फैला है। यहाँ जो ऊपर आया ये चीज़ नॉन वोलेटाइल पार्ट है विलय का, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसे भी थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा ताकि ये वाला मॉलिक्यूल जो हमारा विलायक वाला मॉलिक्यूल है वो क्या हो सके, ऊपर जा सके। तो इस स्थिति में क्या होगा, वाष्प दाब जो होगा सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। ये राउल डीएम में भी हमने देखा था कि वाष्प दाब सॉल्यूशन का कम हो जाएगा और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इन केस जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं तब। तो जब दोस्तों इस स्थिति में हमारा वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब मतलब कम वाष्प बनेगा क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील विलय मिला दिया। तो कम वाष्प बनेगा तो और ज़्यादा वाष्प बनाने के लिए, ताकि प्रेशर ज़्यादा हो और वायुमंडलीय दाब को वो एक्सीड करके ऊपर चला जाए, उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब हमारे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको मैंने बताया, जब किसी भी द्रव में, किसी भी विलायक में हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड सॉल्यूट है, तो वह क्या करेगा, उस विलयन का क्वथनांक बढ़ा देगा। इसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। अब दोस्तों क्या करना है इसमें, क्वथनांक में उन्नयन के लिए एक यहाँ पे एनसीईआरटी में आप ग्राफ दिया है, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे लिया हमने साहब टेम्परेचर और यहाँ पे लिया प्रेशर। ये आपका वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, और ये क्या है, टेम्परेचर है। हमारे पास जो हमारा विलायक है उसका 1 atm प्रेशर पर वो यहाँ से बॉयल होना शुरू होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या है, T1 है, और ये किसका है, सॉल्वेंट का है अर्थात विलायक का है। अब ये मैंने ग्राफ ये तो ये भी क्या करेगा, ये भी 1 atm प्रेशर पर आएगा। हमारा कौन है, ये है हमारा सॉल्यूशन। यह भी 1 atm प्रेशर पर आएगा अर्थात सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे लिए अधिक हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्यों टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया है। तो डेल्टा TB इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 चाचा T2 माइनस T1। क्यों, क्योंकि T2 ज़्यादा है, T2 ज़्यादा, T2 चाचा ज़्यादा, T2 माइनस T1। ये हो गया डेल्टा TB। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और डेल्टा TB प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोललता, नॉट मोलरता, मोलरता नहीं बोलना है, मोललता। तो दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ये क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जब किसी विलायक में कोई विलय डाल देते हैं तो उसका क्वथन बढ़ जाता है। जैसे इसको प्रैक्टिकली आप अपने घर में भी देख सकते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब उसमें नमक या चीनी मिला देंगे तो ऑब्वियसली पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 101 डिग्री हो जाए, 102 डिग्री हो जाए, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, कुछ तो इसमें मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ विलय मिला रहे हैं, तो उसी के मात्रा के ऊपर यह प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, इसलिए यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसका मैंने ग्राफ बना दिया, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होगा, मतलब पहले ही वो बॉयल करेगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमको डेल्टा TB मिला।
डेल्टा टी भी दोस्तों किसके प्रोपोर्शनल है, मोललता के। और मोललता तो बहुत पहले से आप बड़ा अच्छा आपको लगता है, जानते भी हैं आप। तो मोललता जो है दोस्तों प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी बी के। तो डेल्टा टी बी इजक्वल टू के बी इंटू एम। के बी क्या है, के बी जो है आपका एक कांस्टेंट है जिसको मोलल स्थिरांक कहते हैं। तो के बी इजक्वल टू क्या है, ये आपका एक स्थिरांक है जिससे हम लोग कहते हैं मोलल स्थिरांक, या इसको इंग्लिश में इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन में उन्नयन को के बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे यहाँ पे आप देखिए मोललता बराबर क्या होता है, आप जानते हो, तो उसको रख सकते हो डेल्टा टी बी इजक्वल टू के बी। और मोललता बराबर क्या होता है दोस्तों, विलेय का मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या मतलब क्या रखेंगे आप यहाँ पे देखो डब्लू बी बटे एम बी इंटू 1000 और विलायक का भार केजी में। तो अब 1000 लिया है तो ग्राम में लेंगे, तो विलायक का भार मतलब डब्लू ए। विलायक का भार, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही प्रतीक बताया था कि ए क्या होगा विलायक के लिए और बी क्या होगा विलेय के लिए। तो विलेय की मोलों की संख्या और विलायक का भार केजी में, ग्राम में रख दिया है। तो यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस एम बी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एम बी को आप इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी बी नीचे चला आएगा इंटू डब्लू विलायक का भार है, तो इसे हम कैपिटल डब्लू से प्रेजेंट करेंगे। ये आपका हो गया मोलर द्रव्यमान। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन जो विलेय हमने डाला है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। केबी को कैलकुलेट करने के लिए केबी की जो यूनिट होती है दोस्तों, केबी की जो यूनिट होती है वो केल्विन केजी पर मोल होती है, केल्विन केजी पर मोल होती है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से डेल्टा टी बी तो हमें पता रहेगा, प्रैक्टिकली मोलर मास को निकालना है तो ये सारे डाटा हम रख देंगे। मतलब कितना हमने ग्राम कोई भी विलेय लिया हुआ है, कितना उसमें एलिवेशन होता है। केबी की वैल्यू जो है हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है, और केबी की वैल्यू भी चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। केबी इक्वल टू होता है एम आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच। यहाँ से केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं एम आर टी बी स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच, जहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का द्रव्यमान, अच्छा एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि केबी जो है वो निर्भर करता है विलायक पर। ये केबी केवल दोस्तों ये जो स्थिरांक है वो निर्भर करता है किस पर, विलायक पर। मतलब पानी के लिए केबी की वैल्यू अलग होगी, ये एक स्थिरांक है, तो पानी के लिए अलग होगी, एसीटोन के लिए अलग होगी, ईथर के लिए अलग होगी, सबके लिए क्या होगी दोस्तों, अलग अलग होगी। तो ये आपका जो केबी है इस तरीके से कैलकुलेट, एम आर टी बी स्क्वायर से मास ऑफ सॉल्वेंट है, आर क्या है आपको पता है, गैस स्थिरांक है, गैस क्या है, गैस स्थिरांक है। आपका टीबी क्या है, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है। और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपका है, ये आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम केबी को भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है, आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, क्वथनांक होता क्या है और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन का हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ किया जाता है। कार के अब रेडिएटर में देखो एक ग्रीन कलर का क्या करते हैं, ऑयल टाइप का कुछ तो डालते हैं उसमें, तो वो क्या करता है,
आसानी से पानी को 100 डिग्री पर बॉयल नहीं होने देता और उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कार का इंजन गर्म हो जाएगा तो अगर वो बॉयल होने लगेगा पानी उसमें रखा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर लेके चलते हैं। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, दैट इज द हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाए, कमी आ जाए तो उसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है दोस्तों, हिमांक क्या होता है, हिमांक, अच्छा सा नाम है। हिमांक क्या होता है कि जब कभी भी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था एक साथ कोएग्जिस्ट करें, एक साथ रहें, तो जिस टेम्परेचर पर दोनों एक साथ रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। या इस तरीके से कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस का वाष्प दाब बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। तो दोस्तों वही बात कि जब हम जिस तरीके से क्वथनांक में उन्नयन देखा था कि कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया था तो क्वथनांक बढ़ गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, कोई अवाष्पशील विलेय को मिला देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो हिमांक होगा, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई हमारा जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज़ होता था, अब वो उससे नीचे फ्रीज होने लगेगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, उसको फ्रीज होने से रोकेगा। फ्रीज होने से क्या होता है दोस्तों, उसको रोकेगा, तो वह और नीचे जाके और नीचे टेम्परेचर पे, जैसे पानी हमारा है वो 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, लेकिन उसमें हम कुछ नॉन वोलेटाइल्स सॉल्यूट को ऐड कर दें, सॉल्यूट को मिला देंगे, तो पानी 0 डिग्री से भी बिलो हो सकता है -1 या -2 डिग्री पर जाके क्या हो जाए, फ्रीज हो जाएगी। इसका क्या फ़ायदा होते हैं हम इसको आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि ग्राफ बनाते हैं तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, इधर हम लोग क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, और इधर दोस्तों क्या लेते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम काम करते हैं तो अपन लोग को ये एक ग्राफ मिलता है सॉल्वेंट के लिए, और यहाँ से एक ग्राफ मिलता है सॉल्यूशन के लिए, और दोनों का यहाँ से जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका भी वाष्प दाब और ये देखिए इसका भी वाष्प दाब, दोनों का वाष्प दाब इक्वल होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। ये इधर वाला जो पोर्शन है वो सॉलिड है और इधर वाला क्या है, लिक्विड है। ये हमारा किसके लिए है साहब, सॉल्वेंट के लिए, और ये हमारे सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का लिक्विड पार्ट है। आप देखिए यहाँ से ये लिक्विड था, टेम्परेचर कम 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 हुआ, और यहाँ पे आगे क्या हो गया, सॉलिड हो गया। यहाँ से लिक्विड था, टेम्परेचर कम 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 हुआ, और यहाँ पे आके क्या हो गया साहब, ये सॉलिड हो गया। तो ये इसका सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपका क्या है, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपको जो देखने के लिए मिलेगा, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया T1, और ये होगा आपका T2। ये हो गया T1 और ये हो गया T2। तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो उसको बोलते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF, F कहाँ से आ गया, फ्रीजिंग से F लिया हमने, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। वहाँ पे हमने T2 माइनस T1 किया था क्योंकि T2 ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे T1 क्या है, ज़्यादा है, और T2 क्या है, कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा TF निकल गया साहब। अब इस ये डेल्टा TF अगेन जो है मोलैलिटी के ही क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी आप जानते हैं
तो लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इजक्वल टू के एफ। अगेन जो के एफ क्या है वो मोलल स्थिरांक है। ये क्या है, के एफ इजक्वल टू क्या है, मोलल स्थिरांक। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि के बी क्या था, मोलल स्थिरांक, लेकिन यहाँ पे जो के एफ है ये भी मोलल स्थिरांक है, लेकिन किसके लिए है, ये हिमांक। हिमांक वहाँ पे मोलल उल्लयन स्थिरांक था, यहाँ पे मोलल हिमांक का स्थिरांक है, लेकिन है तो स्थिरांक। वहाँ पे के बी क्या था, मोलल उल्लयन स्थिरांक था। यहाँ पे क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ पर मोलल क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ, मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब कम हो जो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट उसका स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, तो के ये हो जाएगा इंटू एम, एम की वैल्यू रख दीजिए मतलब मोलैलिटी की, तो के एफ इंटू डब्लू बी बटे एम बी इंटू 1000 इंटू ये आपका हो जाएगा डब्लू ए। डब्लू ए क्या है, सॉल्वेंट का है। यहाँ से एम बी निकालना चाहेंगे दोस्तों तो क्या कहूँ, एम बी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, डब्लू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई आपका ये डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, एम बी इंटू एम बी तो निकाल ही रहे हैं, एम बी तो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा डब्लू ए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोलिकुलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए के एफ को भी निकाल सकते हैं हम लोग। के एफ को अगर निकालना हो तो यहाँ से जो फॉर्मूला उसके लिए लागू होता है, यहाँ भी हो जाएगा एम आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 इंटू डेल्टा एच। ठीक है, एम क्या है, एम तो वही है मास है, यहाँ पर आर क्या है, गैस स्थिरांक है, टी एफ जो है, टी एफ वो डिप्रेशन जो हुआ है वो टी एफ है, और यहाँ पे ध्यान देना है डेल्टा एच क्या है, वो गलन की गुप्त ऊष्मा है, गलन की गुप्त ऊष्मा। वहाँ पे डेल्टा एच क्या थी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा थी, ये डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा है। तो इस तरीके से हम के एफ को भी दोस्तों निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास को भी निकाल सकते हैं, या डेल्टा टी एफ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या था, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द थर्ड वन, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास थी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, हिमांक क्या होता है, जब कभी किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम हिमांक कहते हैं। अर्थात जब द्रव और ठोस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, एक साथ रहें, जैसे पानी का हिमांक भी क्या है दोस्तों 0 डिग्री है और गलनांक भी क्या है 0 डिग्री। इसको ज़रा चेकअप करेंगे, ज़रूर से चेक करेंगे आप। तो ये लिक्विड है सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन जो है कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है और सॉल्वेंट पहले ही फ्रीज हो जाता है। तो T1 माइनस T2 हो गया, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में हमने T2 माइनस T1 कहते हैं कि T2 क्या था, ज़्यादा था। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसका यूज़ अगेन दोस्तों वहाँ पे जो हमारा कूलेंट है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन यूज़ करते हैं हम कार के रेडिएटर में ही। जब बहुत ज़्यादा ठंडी में 0 डिग्री पर कार चला रहे होते हैं तो जिसमें रेडिएटर में वाटर रहता है वो फ्रीज हो जाता, 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो वो और 0 डिग्री के नीचे फ्रीज हो, इसमें हम क्या करेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल या ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं जो क्या करते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और वो फ्रीजिंग को और भी कम कर देते हैं। जिसकी वजह से जो हमारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, बॉयल होने जा रहा है, वो हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल। तो 2 डिग्री क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर डिप्रेशन हो गया, कमी आ गया जब हमने एंटी फ्रीज सोल्यूशन को उसमें ऐड कर दिया, मिला दिया। तो इस तरीके से आपका हिमांक में अवनमन कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन ध्यान रखना है। अगेन डेल्टा टी ए प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी को आप रखेंगे, इस तरीके से एम भी निकल जाएगा। अब चाहे तो आप के एफ को भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस के लिए नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की, पराशर दाब की, जो कि अगेन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।